नमस्कार दर्शक बंधुओं। आज हम बात करेंगे तिहाड़ जेल के बारे में। तिहाड़ जेल में महिला कैदियों की जिंदगी कैसी होती है और जहां क्यों महिला कैदियों के साथ शोषण होता है और उनके साथ रात में क्या क्या किया जाता है, ये आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा है। वीडियो को पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के बराबर होता है और हमेशा खुद को ही हानि पहुंचाता है। वीडियो को पूरा सुनिएगा, 100% लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दिल्ली की तिहाड़ जेल, एक ऐसा नाम जो खौफ और रहस्यमयी कहानियों से भरा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी जेल, जहां हर कैदी के चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी छुपी होती है। यह जेल सिर्फ एक कैद खाना नहीं, बल्कि इंसानियत और बर्बरता के बीच लड़ी जाने वाली खामोश जंग का अखाड़ा है। इसी जेल के बैरक नंबर 6 में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने तिहाड़ की दीवारों के भीतर दबे हर दर्द को आवाज देने का साहस किया। यह कहानी थी रिया सेन की, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसे झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। रिया सेन के लिए वह रात अब तक की सबसे भयानक रात थी। पुलिस ने अचानक उसके घर पर छापा मारा। वह अपने संगठन के दस्तावेजों की छानबीन कर रही थी जब पुलिस ने उसे एक बड़े घोटाले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रिया के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई थी। अदालत का फैसला आता है। कोर्ट रूम में जज की आवाज गूंजी। आरोपी रिया सेन को तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। यह सुनते ही रिया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने वकील की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर हार साफ झलक रही थी। रिया को नहीं पता था कि अब उसका भविष्य क्या होगा। पुलिस वैन के पहिए तिहाड़ जेल के काले लोहे के गेट के सामने रुके। गेट के ऊपर बड़ा सा बोर्ड था, तिहाड़ केंद्रीय कारागार। जेल के भीतर कदम रखते ही पहली प्रक्रिया थी तलाशी। कपड़े उतारो, गार्ड की कठोर आवाज गूंजी। रिया सिहर उठी। जल्दी करो, यहां इज्जत की कोई कीमत नहीं है। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। यहां कमजोर दिखना मौत को न्योता देने जैसा था। तलाशी के बाद उसे एक बैरक में भेज दिया गया। बैरक नंबर 6। दरवाजा खुला और रिया ने अंदर कदम रखा। बैरक के अंदर करीब 50 महिलाएं थीं। किसी के चेहरे पर डर तो किसी के चेहरे पर नफरत। बैरक की बॉस थी सविता, एक खतरनाक महिला जो हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रही थी। नई आई है? सविता ने भारी आवाज में पूछा। मैं किसी की गुलाम नहीं हूं, रिया ने सख्ती से कहा। बैरक में सन्नाटा छा गया। पहली रात को रिया को कोने में एक पुराना गद्दा दिया गया। रात गहराती गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आसपास की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। किसी की सिसकियां, किसी की फुसफुसाहटें। अचानक सविता के गुट की 4 महिलाएं उसके पास आ गईं। नई आई है तो हमारे नियम सीखने होंगे। रिया ने आंखें उठाकर देखा। उसकी नजरों में वही आग थी जो उसके आत्मसम्मान को बचाने के लिए जल रही थी। मैं किसी की गुलाम नहीं हूं, रिया ने दोहराया। पहली औरत ने हाथ बढ़ाया, लेकिन रिया ने तेजी से उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। आह! वह औरत दर्द से चीख पड़ी। रिया ने दूसरी लड़की को धक्का देकर पीछे गिरा दिया, लेकिन रिया का शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। तिहाड़ की पहली रात ने उसे इतना समझा दिया था कि यहां कमजोर की कोई जगह नहीं है। उसने अपने फटे हुए कपड़े ठीक किए और बैरक की कोल्ड स्टील की दीवार से सिर टिका लिया। बाहर हल्की रोशनी थी, लेकिन जेल की दीवारों के भीतर अंधेरा हर कोने में बसा हुआ था। सुबह होते ही बैरक का दरवाजा खुला। गार्ड ने एक मोटी छड़ी दरवाजे पर पटकी। लाइन में लगो, रिया ने देखा
कि कैदियों की लंबी कतार बाथरूम के बाहर खड़ी थी। चेहरे पर थकान, आंखों में नींद और गुस्सा भरा हुआ था। पास खड़ी नीलम ने धीरे से कहा, यहाँ हर चीज के लिए लाइन लगानी पड़ती है, पानी के लिए, खाने के लिए, यहाँ तक कि जीने के लिए भी। रिया ने गहरी सांस ली। बाथरूम की हालत देखकर उसका मन घिन से भर गया। गंदी दीवारें, बदबूदार पानी, फर्श पर कीचड़ और बदबू, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह कौन साफ करता है? रिया ने धीरे से पूछा। नीलम ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, सफाई। यहां सफाई करने वाला भी तुम्हारे जैसा ही कैदी है, और उसे यह करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर कोई शिकायत करे तो उसकी शामत आ जाती है। रिया ने महसूस किया कि यहाँ की हर चीज एक राजनीति का हिस्सा थी। यहाँ हर कमजोर को कुचला जाता था। जो ताकतवर थे वे अपने नियम बनाते थे। सविता जैसी औरतें इस जेल की अनकही रानियां थीं और गार्ड उनकी कठपुतलियां। नाश्ते का समय हुआ। रिया की थाली में एक जली हुई रोटी, बदबूदार सब्जी और पतली दाल रखी गई। उसने घृणा से देखा। यह खाने लायक नहीं है। गार्ड ने ठहाका लगाया। तो मत खा, भूख खुद रास्ता सिखा देगी। रिया ने गुस्से से थाली एक तरफ सरका दी। तभी सविता उसके पास आई। उसकी आंखों में वही घृणा और अहंकार था। अभी भी अपने सोसाइटी वाले नखरे दिखा रही है। तुझे यहां जीना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा। रिया ने बिना किसी डर के जवाब दिया, मैं किसी के इशारे पर नहीं चलती। सविता की आंखों में गुस्सा तैर गया। ठीक है, रात में तुझे सबक सिखाएंगे। रिया जानती थी कि खतरा करीब है, लेकिन वह डरने वालों में से नहीं थी। उस रात जैसे ही बैरक में सन्नाटा हुआ, कुछ औरतें उसकी तरफ बढ़ने लगीं। रिया ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन मन में एक आग थी। पहला घूंसा उसके पेट पर पड़ा। दर्द की लहर दौड़ गई। किसी ने उसके बाल खींचे। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका मुंह दबा दिया। अब देख, नई लड़की, एक कठोर आवाज गूंजी। रिया ने खुद को संभाला और पूरी ताकत से एक औरत को धक्का दे दिया। तभी नीलम और कुछ औरतों ने बीच बचाव किया। बस करो, इसे मार डालोगे क्या? औरतें पीछे हट गईं, लेकिन सविता मुस्कुरा रही थी। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगली बार जुबान चलाई तो और बुरा होगा। रिया ने दर्द के बावजूद खुद को समेटा। वह जानती थी कि अगर वह अब झुकी तो कभी नहीं उठ पाएगी। अगले दिन सुबह होते ही वह जेलर चौहान के पास गई। सर, मुझे शिकायत करनी है। चौहान ने ऊबते हुए पूछा, क्या हुआ? मुझे बैरक में मारा गया और गार्ड ने कुछ नहीं किया। चौहान हंस पड़ा। उसकी हंसी के पीछे एक सड़ी हुई व्यवस्था का साया था। यह जेल है मैडम, यहां ऐसी चीजें होती रहती हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें कोई परेशान न करे तो सविता से अच्छे संबंध बना लो। रिया की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। यानी आप सब जानते हैं और कुछ नहीं कर रहे? चौहान ने उसकी तरफ झुककर कहा, तुम्हें ज्यादा सवाल करने की आदत है। इसे छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रिया ने चुपचाप बाहर निकल आई, लेकिन उसके भीतर की आग अब शोला बन चुकी थी। उसे पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह इस जेल के जंगल में शिकार नहीं बनेगी, वह शिकारी बनेगी। उसने नीलम को एक तरफ बुलाया। तुम मेरे साथ हो? नीलम ने उसकी आंखों में झांका। वहां एक जली हुई औरत का दर्द था। हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यह लड़ाई बहुत लंबी है। रिया ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। लड़ाई चाहे जितनी लंबी हो, मैं अब कभी हार नहीं मानूंगी। अगले कुछ दिन रिया ने चुपचाप गुजारे। वह हर छोटी चीज पर नजर रख रही थी। कौन किससे मिलता है, कौन गार्ड से क्या बातें करता है, और किसके पास कितना रसूख है। नीलम और कुछ औरतें धीरे धीरे उसके साथ हो गईं। उन्होंने सफाई का काम अपने हाथ में लिया। बैरक की दीवारें चमकने लगीं। गार्ड्स ने पहले तो मजाक उड़ाया,
लेकिन जब कैदियों ने मिलकर बगावत के सुर उठाए तो वे चुप हो गए। रिया ने सविता की सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर टोकना, कैदियों को संगठित करना और गार्ड्स की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाना। धीरे धीरे तिहाड़ के अंधेरे कोनों में एक नई रोशनी उभरने लगी थी। सविता के गुट ने फिर से रिया को मारने की योजना बनाई, लेकिन इस बार रिया तैयार थी। उसने कैदियों के बीच एक गुप्त समूह बना लिया था। वे रात में गुप्त रूप से मिलते और अपनी लड़ाई की योजना बनाते। एक रात जब सविता ने हमला करवाया, रिया और उसकी साथी औरतों ने जमकर मुकाबला किया। जेल में पहली बार सविता की हुकूमत को चुनौती मिली। गार्ड्स भी हैरान थे। फिर जेलर ने रिया को कोठरी में बंद कर दिया। रिया को अकेली कोठरी में बंद हुए 24 घंटे बीत चुके थे। कोठरी की दीवारें नमी से सनी हुई थीं और भीतर एक अजीब सी सीलन भरी बदबू फैली हुई थी। खाने को कुछ नहीं दिया गया था, केवल एक गंदा पानी का जग रखा था जिसमें तैरते हुए काई के धब्बे साफ दिख रहे थे। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन बदन थकान से चूर हो चुका था। वह दीवार के सहारे बैठी थी और उसे अपने बीते जीवन की सारी घटनाएं एक एक कर याद आ रही थीं। किस तरह उसने बाहर की दुनिया में औरतों के हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। किस तरह उसने बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब वही रिया तिहाड़ की चार दीवारी में बंद थी, जहां अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी जाती थी। लेकिन वह जानती थी कि यह सजा केवल उसके लिए नहीं थी। यह सजा उन सभी औरतों के लिए थी जो सालों से तिहाड़ के अंदर घुट घुट कर जी रही थीं। तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लोहे की सलाखों के पार से जेलर चौहान की परछाई दिखाई दी। कैसी चल रही है समाज सुधारक की भूख हड़ताल? चौहान ने तंज कसा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम जैसे लोग सोचते हो कि यहां तुम्हारा कानून चलेगा? यहां का कानून हम चलाते हैं। तुम अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यही वक्त है। माफी मांग लो और सबके सामने कह दो कि तुम्हारी भूख हड़ताल एक गलती थी। रिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आवाज धीमी मगर मजबूत थी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, पर जो आवाज एक बार उठ चुकी है उसे दबाया नहीं जा सकता। मैं तो एक हूं, लेकिन बाहर की दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं जो हमारे लिए लड़ेंगी। चौहान का चेहरा तमतमा गया। उसने सलाखों पर जोर से लाठी पटकी और बड़बड़ाते हुए चला गया। रिया की भूख हड़ताल की खबर धीरे धीरे जेल के हर कोने में फैल चुकी थी। बैरक नंबर 4 में बंद नीलम ने बाकी कैदियों से फुसफुसाकर कहा, अगर रिया इतनी बड़ी सजा झेल रही है तो हम क्या मुंह छुपाकर बैठे रहें? धीरे धीरे बाकी कैदियों ने खाना छोड़ना शुरू कर दिया। अब भूख हड़ताल में शामिल कैदियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई थी। चौहान और सविता मैडम के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। अगर यह विरोध ज्यादा दिन तक चलता रहा तो जेल प्रशासन की पोल बाहर की दुनिया तक पहुंच सकती थी। रिया की हालत बिगड़ने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की लौ जल रही थी। अगली सुबह जेल के बड़े अफसर निरीक्षण के लिए आए। रिया को जबरदस्ती बाहर लाया गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन आंखों में वही तेज था। क्या तुम भूख हड़ताल खत्म करोगी? अफसर ने पूछा। रिया ने धीरे से कहा, जब तक जेल के अंदर महिलाओं का शोषण बंद नहीं होगा तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। सविता मैडम के चेहरे पर डर की परछाई दौड़ गई। चौहान के माथे पर पसीना छलक आया। आखिरकार जेल प्रशासन को झुकना पड़ा। कैदियों के लिए बेहतर खाना, सुरक्षा और महिला कैदियों के लिए अलग शिकायत बॉक्स की व्यवस्था लागू की गई। रिया को 48 घंटे बाद अकेली कोठरी से बाहर निकाला गया। वह कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में नई क्रांति की चिंगारी थी। उस दिन तिहाड़ की चार दीवारी में सिर्फ भूख हड़ताल नहीं हुई थी, बल्कि पहली बार वहां की महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई थी।
रिया ने अपने दर्द को ताकत बना लिया था और अब वह जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह तो बस एक शुरुआत थी। एक रात रिया ने नीलम को बुरी हालत में देखा। वह कांप रही थी, कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर खरोंचों के निशान थे। ये कब तक चलेगा नीलम? रिया ने पूछा। जब तक हम जिंदा हैं तब तक, नीलम की आवाज कांप रही थी। रिया ने उसी रात ठान लिया, अब यह जुल्म खत्म हुए नंदो। अगले दिन बैरक में एक हलचल थी। रिया ने सभी कैदियों को इकट्ठा किया। अगर हम एकजुट हों तो सविता और चौहान दोनों को गिरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें डर छोड़ना होगा। नीलम, सीमा, पूजा और कुछ और कैदियों ने हामी भरी। यह तिहाड़ की पहली बगावत की शुरुआत थी। धीरे धीरे रिया ने बैरक की औरतों को जागरूक करना शुरू किया। उसने उन्हें कानून के उनके अधिकार सिखाए। उसने बताया कि हर कैदी को शिकायत दर्ज करने का हक है, लेकिन जेल प्रशासन जानबूझकर उनकी आवाज को दबाता है। चौहान को इस बगावत की भनक लग चुकी थी। उसने रिया को अलग कोठरी में डाल दिया, लेकिन यह आग अब बुझने वाली नहीं थी। बैरक नंबर 6 के कैदियों ने धीरे धीरे काम बंद कर दिया। उन्होंने गार्ड्स के आदेश मानने से इनकार कर दिया। एक रात सविता ने रिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार रिया अकेली नहीं थी। नीलम, सीमा और पूजा ने सविता को रोक लिया। अब ये जेल तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी सविता, नीलम ने कहा। रिया ने जेल के भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। उसने एक छिपा हुआ डायरी में सब कुछ लिखना शुरू किया। कौन से गार्ड्स रिश्वत लेते हैं, कौन सी कैदी रात में गायब होती हैं और चौहान के किस किस से संपर्क हैं। एक दिन जेल की कैंटीन में आग लगी। चौहान को लगा कि यह दुर्घटना है, लेकिन यह रिया की योजना का हिस्सा था। आग से ध्यान भटकाकर रिया ने एक गुप्त चिट्ठी बाहर भेजी, जिसमें जेल के अंदर हो रहे शोषण की पूरी कहानी थी। वह चिट्ठी एक मशहूर पत्रकार के हाथों तक पहुंची। जब यह खबर मीडिया में फैली तो तिहाड़ जेल का पूरा प्रशासन हिल गया। सरकार ने जांच के आदेश दिए। चौहान के काले कारनामों का पर्दाफाश होने लगा। रिया को अदालत में गवाही के लिए बुलाया गया। जब जब जज ने उससे पूछा, क्या आप जेल प्रशासन के खिलाफ गवाही देंगी? रिया की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में आग थी। हाँ, मैं गवाही दूंगी। चौहान को सस्पेंड कर दिया गया। सविता को दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया और रिया को निर्दोष घोषित कर दिया गया। जब वह जेल से बाहर निकली तो उसके स्वागत के लिए कई पत्रकार खड़े थे, लेकिन रिया की आंखें तिहाड़ की उन दीवारों पर थीं, जहां सैकड़ों औरतें अब भी गुलामी की जिंदगी जी रही थीं। उसने वहीं खड़े होकर फैसला किया, अब मैं जेल सुधार अभियान शुरू करूंगी, ताकि कोई और महिला मेरी तरह ना झुके, ना टूटे। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है। नंबर 1, आत्मसम्मान की लड़ाई। रिया की कहानी यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करना चाहिए। नंबर 2, महिला सशक्तिकरण। जेल के भीतर महिलाओं का संघर्ष समाज की उस छुपी सच्चाई को उजागर करता है, जहां महिलाएं केवल पीड़ित नहीं होती, बल्कि अपनी लड़ाई खुद लड़ने का साहस भी रखती हैं। नंबर 3, न्याय की राह मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। रिया का संघर्ष दर्शाता है कि न्याय पाने में समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई की जीत अवश्य होती है। नंबर 4, सिस्टम में बदलाव जरूरी है। कहानी यह संदेश देती है कि जेल केवल सजा देने की जगह नहीं, बल्कि पुनर्वास और सुधार का केंद्र होना चाहिए। नंबर 5, आवाज उठाने की शक्ति। अगर एक महिला अपनी आवाज उठाने का साहस करे, तो वह न केवल खुद को, बल्कि समाज की कई महिलाओं की जिंदगी बदल सकती है। नंबर 6,
संवेदनशीलता और मानवता। हर कैदी के पीछे एक कहानी होती है। समाज को चाहिए कि वह उनके अपराध के पीछे छिपी परिस्थितियों को समझे और पुनर्वास का मौका दे। दोस्तों, आज की यह तिहाड़ जेल की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।